हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के कुल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्त समझते हैं यहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद होता है क्या? तो राष्ट्रवाद आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद जो होता है, एक राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, एक राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम, स्नेह और एकता की भावना को जगाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। जो व्यक्ति राष्ट्रवादी होते हैं वो व्यक्ति एक राष्ट्र के लोगों के बीच अराजकता नहीं फैलाते हैं, उसे प्रेम, स्नेह और एकता के बंधन में बांधने का काम करते हैं और प्रेम, स्नेह और एकता के भावना को बनाए रखने का काम करते हैं। दोस्त यहाँ से बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो आप समझ लेते हैं तुर्की की राजधानी कहाँ है। तो दोस्त तुर्की की राजधानी जो है अंकारा। तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की का भाषा तुर्की ही है और तुर्की का सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल है। तुर्की का सबसे बड़ा नगर यानी शहर क्या है? इस्तांबुल है। अब दोस्त आगे 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो दोस्त यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो मैजनी था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मैजनी। अब दोस्त समझ लेते हैं मैजनी कौन था। देखिए मैजनी जो था इटली के एक राष्ट्रवादियों के एक गुप्त दल, यानी इटली में राष्ट्रवादियों के एक गुप्त दल क्या था? कार्बोनरी। और कार्बोनरी गुप्त दल था और ये इटली के गुप्त दल कार्बोनरी का एक सदस्य था। कौन? मेजनी। और मेजनी गणतांत्रिक विचारधारा के भी लोग थे और मेजनी जो थे साहित्यकार भी थे। तो यूरोप का यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? दोस्त मेजनी। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरीज। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर प्रश्न के उत्तर पहले भी मिल चुका है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी के संगठन से था। देखिए कार्बोनरी जो था वो इटली में राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था। दोस्त अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? देखिए विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का। अब दोस्त आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? यूनान को कहा जाता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न हंगरी की भाषा का क्या है? तो देखिए हंगरी का भाषा जो है मैग्यार भाषा। क्या है हंगरी का? मैग्यार। लेकिन हंगरी का राजधानी, तो राजधानी दोस्त हंगरी का राजधानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। तो आप समझ गए दोस्त, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और भाषा मैग्यार। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्त 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी था, पहले ही बता दिए। और मेजनी क्या था? इटली के राष्ट्रवादियों के एक गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था। अब दोस्त आगे 8 नंबर प्रश्न किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा बात मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। और मेटरनिक का कार्यकाल चला था 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक। कब से कब तक चला था मेटरनिक युग? 1815 से लेकर 1848 ईस्वी। और मेटरनिक ही ने कहा था फ्रांस जब छींकता है,
यहाँ आंसर होगा छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। अब दोस्तों हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है जॉल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जॉल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो इसका स्थापना पर्सा ने किया था। किसने किया था? पर्सा ने। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? तो दोस्त जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ जर्मनी का एकीकरण? 1871 ईस्वी में। और 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसका? फ्रैंकफर्ट की संधि। तो दोस्त फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। और 1871 ईस्वी में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब दोस्त समझ सकते हैं जर्मनी के एकीकरण के कौन कौन से बांध आए थे। जर्मनी के एकीकरण में भी विभिन्न प्रकार के क्या थे? बाधाएं थे। जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास मेजनी ने भी किया था। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का कथन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। किससे? पेशे से। तो पेशे से गैरीबाल्डी एक नाविक था। और लाल कुर्ती का गठन भी किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं हम 12 नंबर प्रश्न की ओर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए इस प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल चुका है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। वो ना सिपाही था, ना किसान था, ना जमींदार था। वो क्या था? नाविक था गैरीबाल्डी। और सिपाही कौन था? सिपाही जो था मेजनी था। मेजनी सिपाही था। और गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था दोस्त? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट। क्या था? चार्ल्स बोनापार्ट। अब देखिए क्वेश्चन दोस्त अगर आ जाएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? चार्ल्स बोनापार्ट। अब दोस्त आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो था इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड के बारे में आप जानते हैं कि सबसे पहले क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को ही कहा जाता है। दोस्त आगे हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? देखिए प्रेरणा स्रोत क्या होता है? जिसे महात्मा गांधी के जीवनी को हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है, उनसे हम प्रेरित होते हैं और उनके जीवनी को अपने अंदर हम उतारने का काम करते हैं। वह जिस नेक रास्ते पर चले हैं उस नेक रास्ते पर हम चलने का काम करते हैं। वही कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो इसमें प्रेरणा का स्रोत जो रहा है यूनान का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। अब दोस्त हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? देखिए नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? कुल 5 कोड थे। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता कह रहा है किस वर्ष लागू? तो देखिए दोस्त जो है 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। अब दोस्तों हम आगे 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? फ्रांस में किस शासक? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था। बुर्बो वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? बुर्बो वंश यानी शासक, किस शासक वंश? तो बुर्बो वंश हो जाएगा। फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। अब दोस्तों हम आगे 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? पहले ही बता चुके हैं कार्बोनरी जो था इटली के राष्ट्रवादियों के गुप्त दल था कार्बोनरी। वही कह रहा है कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। अब दोस्त हम आगे अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं।
यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई है? तो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का पराजय हुआ है। तो तुर्की के बारे में पहले भी चर्चा किए थे दोस्त, आपको याद है ना। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की की भाषा क्या है? तुर्की। तुर्की का सबसे बड़ा नगर क्या है? इस्तांबुल। और तुर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है। दोस्त, हमने 20 प्रश्न आपको बताए हैं। इस कोरोना काल में आप घर पे रहकर पढ़ें और इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट करें और साथ साथ उत्तर भी, क्योंकि आप जानते भी हैं कि अभी देश में विपरीत परिस्थिति चल रहा है। इसके लिए एक शब्द, एक वाक्य है, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग या तो टूट जाते हैं और कुछ लोग अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आप रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे? पढ़कर, अध्ययन करके। इसलिए आप पढ़िए और रिकॉर्ड तोड़िए। तो दोस्त, हम यही गुजारिश करेंगे कि आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को आप अपने नोट कॉपी में नोट भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।